हमारे साथ डॉक्टर अनिल कुमार निगम भी है, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत सारी चीज़ें लगातार देखते हैं, लगातार आवाज़ भी उठाते रहे हैं। डॉक्टर अनिल कुमार, अगर हम देखें जिस तरीके से इस बार नोएडा को जैसे कहा जा रहा है विकास की दृष्टि से अगर देखा जाए तो यहाँ पर अभी एक बहुत बड़ी फिल्म इंडस्ट्री की घोषणा हुई है, जिसे लेकर यहाँ बड़ी तेज़ी से विकास बढ़ रहा है। उसके अलावा यहाँ से एक्सप्रेसवे जा रहे हैं, गंगा एक्सप्रेसवे है, डिफेंस कॉरिडोर जा रहा है और ईस्टर्न पेरिफेरल, वेस्टर्न, सारा कुछ यहाँ दिखता है। उसके अलावा अभी जेवर एयरपोर्ट भी आ गया, बड़े बड़ी कंपनीज यहाँ पे आ रही हैं। उसके बाद भी जो स्थितियां हैं वो आपके सामने हैं और कहीं ना कहीं यही वो चंद, हम कहेंगे बहुत सारे लोग उसमें इन्वॉल्व नहीं है। ऐसे नहीं है कि हर कोई खराब ही है, हर कोई बेईमानी है, हर कोई भ्रष्टाचारी है, चाहे वो बिल्डर है चाहे अथॉरिटी के लोग हैं। कुछ गिने चुने लोगों की वजह से इस तरीके की दिक्कतें आती हैं और लगातार यहाँ उस तरीके की आवाज़ सुनने को मिलती रहती है। लेकिन जब कार्रवाई की बात आती है तो आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट से 2012 का ये मामला था और अब 2021 में इसमें निर्णय आया। तो 2021 में निर्णय आते सार जो सरकार ने एक पहल की है, कहीं ना कहीं उन्होंने भी ये देखा होगा कि वास्तव में अगर इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं तो गलत है और एसआईटी का गठन किया जाए। अब एसआईटी के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि यहाँ एक बिल्डर पर एसआईटी की नहीं, यहाँ तो बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी अभी। और जिस तरीके की बीते दिनों आप देखेंगे, हमने बहुत सारे लोगों से बात करने की कोशिश की लेकिन हर कोई पीछे हो गया और बहुत सारे लोगों ने तो बात करने से मनाही कर दिया कि हमें इस मामले से कुछ लेना देना नहीं है, ये वो जाने जो चले गए। ऐसे में बहुत सारे अधिकारी रिटायर होकर भी चले गए, उनके भी नाम यहाँ आ रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। इस पूरे नेक्सस को, इस पूरी जो हम कहेंगे नोएडा की स्थिति को आप कैसे देखते हैं? और अब एसआईटी के सामने चुनौतियां कौन कौन सी हैं? क्योंकि यहाँ ये भी है, क्योंकि बड़े बड़े दिग्गज हैं, बहुत बड़े बड़े फोन भी हो सकते हैं, बहुत बड़ी बड़ी जगह से चीजें भी आ सकती हैं। जी स्वामी जी, सबसे पहले तो जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद प्रदेश सरकार ने जिस तरीके से एसआईटी का गठन किया है उसका निसंदेह स्वागत किया जाना चाहिए। 2006 से लेकर के 2012 तक मैं दैनिक जागरण का यहाँ ब्यूरो चीफ रहा जी। और इस दौरान मैं एक कॉलम लिखा करता था मंथन के नाम से, जो हिंदी पत्रकारिता और दृष्टि और सृष्टि के नाम से एक पुस्तक मेरी आई है, जिसमें मैंने विभिन्न उन कॉलम के तहत जो नोएडा अथॉरिटी की कारगुजारी है उस पे मैं लिखता था। पुलिस पे और प्रशासन पे, सब पे मेरे वो होते थे अलग अलग पहलू पे। अब देखिए सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, जैसे कि आपने कहा कि साहब नोएडा का विकास बहुत तेजी से हो रहा है, मतलब एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहा है, ठीक है, फिल्म सिटी आ रही है, ठीक है, निसंदेह चीजें आ रही हैं और ये विकास के दृष्टिकोण से अब जो सरकार है वो चीजों को कनेक्ट कर रही है। अब लेकिन एक चीज को समझना बहुत जरूरी है कि आखिरकार जो नोएडा अथॉरिटी की स्थापना की गई थी उसका मकसद क्या था। उसका जो मकसद था, जैसा कि उसका नाम है, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। साहब यहां पर सिर्फ इंडस्ट्री बननी थी और इंडस्ट्री के लिए जितना रिक्वायर्ड रेजिडेंस था उतना यहां पर बननी थी और ये प्लांट सिटी थी इंडस्ट्री के लिए। लेकिन अब देखिए जैसे जैसे सरकारें आती हैं, मैं किसी एक पार्टी को मैं यहां पर दोष नहीं देना चाहूंगा, लेकिन जैसे जैसे यहां पर सरकारें बदलती रहीं उनके मकसद जो है उसी हिसाब से बदलते रहे और उन लोगों ने बाकायदे इसको एक रियल एस्टेट का शहर बना दिया। आज आप देखिए जितनी इंडस्ट्री नहीं है उससे ज्यादा यहां पर लोगों के लिए रेजिडेंस क्रिएट कर दिए। रेजिडेंस क्रिएट क्यों कर दिए गए? इसलिए नहीं कि लोगों को रेजिडेंस मुहैया कराना था, इसके पीछे सीधी सोची समझी चाल थी कि किस तरीके से जमीनों को बेचा जाए बिल्डर्स को और किस तरीके से पैसे की उगाही की जाए। बहुत क्लियर कट सरकारों में ये नियम चलता था कि आप देखिए नोएडा अथॉरिटी में जो अधिकारी आता था उसे कह के भेजा जाता था कि भाई ये नोएडा अथॉरिटी का रेट है और ये अंडर टेबल रेट है, और कौन सा ऐसा बिल्डर है जिसने अंडर टेबल पैसा नहीं दिया है अथॉरिटी के अधिकारियों। और अथॉरिटी के अधिकारियों ने बकायदे जो है साठ गांठ करके इन बिल्डरों के साथ पूरी जमीन को बेच दिया और ये कहीं ना कहीं सरकार के जो नेता बैठे हुए थे उनका भी उसमें बकायदे जो है शेयर होता था। ये बहुत क्लियर कट व्यवस्था थी और ये मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा हूं कि मैं पत्रकार हूं तो मुझे पता थी। अभी ये बैठे हुए हैं हमारे मित्र जो है अन्नू खान जी को भी ये बात पता है ना, के सिंह जी को भी पता होगा, और जो
जुड़े हुए हमारे साथी, इन सबको ये बात पता होगी। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि ये जो नियम कानून है, वो सब नियम कानून को ताक पे रख दिया गया, और ताक पे रख करके रातों रात साहब जो है क्या बोलते हैं, फ्लोर एरिया बढ़ा दिया गया, और जो है टावर्स के बीच में जगह कम कर दी गई। और ये सिर्फ सुपरटेक एक मामले को, मतलब मैं सल्यूट करता हूं जिन लोगों ने ये लड़ाई लड़ी, मैं इनको सल्यूट करता हूं कि इन्होंने लड़ाई लड़ी। कि मुझे लगता है ये सुपरटेक के ही नहीं, मैक्सिमम बिल्डर के यदि उनको एक्सप्लोर किया जाए, बाकी प्रोजेक्ट्स को भी देखा जाए, इस तरह की प्रॉब्लम सब जगह है। मतलब फ्लोर एरिया सिर्फ इसलिए बदल दिया गया क्योंकि वो करते हैं, उनको वो शेयर पहुंचाते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि ये तो कर दिया गया, लेकिन जब जब लोगों ने कोशिश की, और ये आज भी होता है नोडा अथॉरिटी में, ये पहले की बात नहीं है, लेकिन अब थोड़ा कम होता है क्योंकि सरकार ने भी शिकंजा कसा है। लेकिन ये होता रहा कि इन्होंने, जैसे कि बताया उदयभान जी ने, कि साहब जो है इनको आरटीआई का कोई जवाब ही नहीं दिया गया। तो कोई भी, उन्होंने अपनी मन मर्जी चलाई, जिसका जवाब देना दिया, नहीं तो उसको डस्टबिन में डाल दिया। आप आवाज लगाते रहो, ऊपर जाएगा मामला, वहां भी सब मैनेज हो जाएगा। चुनाव आयुक्त के पास चला गया तो भी कोई उसमें डिसीजन नहीं आया। तो ये सारी चीजें जो है, जो ये नेक्सस है, उसने काम किया। और मेरा ये कहना है कि देखिए, ये विकास जो आज हो रहा है, ये निसंदेह जो है पूरे प्रदेश के लिए नहीं, पूरे देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन उसके पहले एक चीज ये देखना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ, ये एक कहना चाहिए कि जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, जैसा कि अभी कहा भी जो है हमारे मित्र ने, कि ये तो सिर्फ एक मामला है, लेकिन ये एक दिशा देता है कि बाकी भी मामलों को खोला जाना चाहिए और उन पर जो है बहुत गंभीरता से जांच करना चाहिए। एसआईटी के समक्ष चुनौतियां हैं, लेकिन एसआईटी को चाहिए, मेरा मानना है कि उसे अपना दायरा बढ़ाना चाहिए और उस दायरे को बढ़ा के बाकी भी मामलों में जांच करनी चाहिए। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि देखिए किस तरीके से कहना चाहिए कि एक वास्तव में जो बायर है, वो जो मकान खरीदता है अपनी खून पसीने की कमाई से, वो इसलिए नहीं खरीदता है कि साहब वो 20 साल तक 21 साल तक किस्तें भरेगा और उसके बाद उसको एक डिसीजन मिलेगा कि साहब जो है ये टावर गिरा दी जाए। ये टावर गिराने की नौबत ही क्यों आई? ये तो धन है जो है न्यायपालिका को, जो उसने ऐसा डिसीजन दिया। ये कहीं ना कहीं विफलता है कार्यपालिका की, ये विफलता है व्यवस्थापिका की, लेजिस्लेटिव असेंबली की, और ये जो है अधिकारियों की और नेताओं की, जिसकी वजह से डिसीजन आ ही नहीं पाया। लेकिन मेरा यह मानना है कि ये कहीं ना कहीं एक दिशा देता है, और इस दिशा के आधार पर बाकी लोगों की भी जांच करनी चाहिए। और अधिकारियों ने बड़ी चालाकी से क्या किया, आप देखिए कि उन्होंने समितियां बना दी। समितियां काम करेंगी, सिग्नेचर नहीं करेंगे, वो इसलिए नहीं करेंगे ताकि जब कभी जांच होगी तो फंस ना जाए। अरे वाह भाई, धन्य है, ऐसा कैसे हो जाएगा? एसआईटी को जरूर जांच करनी चाहिए, और उन अधिकारियों को, चाहे वो रिटायर हो जाएं, उनको ढूंढ के निकालना चाहिए, जरूर सजा मिलना चाहिए, और एक नजीर बनानी चाहिए कि आने वाले जो अधिकारी हैं, जो काम कर रहे हैं, वो कम से कम बायर्स को इस तरह परेशानी ना हो, 20 साल वो सड़क पर नहीं घूमे। आज भी लोग सड़क पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों करना पड़े उनको भाई? और किस लिए वो यहाँ पर मकान बिल्कुल, बहुत सारा, यही एक बहुत बड़ा सवाल है।